राजूनगर नाम के गांव में एक राहुल और प्रीत नाम के पति और पत्नी रहते थे। उनकी दो प्यारी प्यारी बेटियां थीं। एक का नाम था रिया और दूसरी का नाम था सिया। राहुल एक किसान था। वो काफी होशियार और सोच समझ कर चलने वाला व्यक्ति था। वो रात दिन मेहनत करके अपनी फसल को बाजार में बेचकर अच्छी रकम कमाता था। ऐसे ही उसका जीवन कई सालों तक आनंदमय बीतता रहा। अचानक कुछ महीनों बाद तेज बारिश होने लगी और चारों तरफ पानी ही पानी था। राहुल हर दिन बस यही आस लगाए बैठता कि कब बारिश रुके और तेज धूप से सारा नष्ट हुआ फसल दोबारा ठीक हो जाए। एक दिन बारिश को निराशा भरी आंखों से देखता हुआ राहुल अपनी पत्नी प्रीत से बोला, अरे ये सब क्या हुआ? अब तक सारी फसल नष्ट हो चुकी होगी। लगता है पूरा साल कुछ और काम करके पैसे जुटाएं। आप घबराइए मत, भगवान जी हमारा साथ जरूर देंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। प्रीत ये सब सुनकर खाना बनाने रसोई में चली जाती है। पर राहुल वही खिड़की के नजदीक बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते करते वही कुर्सी पर बैठा बैठा सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है और खिड़की से बाहर की ओर झांकता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सारा आसमान साफ और खिलखिलाती हुई धूप, चारों ओर खुशी का माहौल होता है। तुरंत राहुल नहाकर अपना खेती का सामान लेकर खेत की ओर जाता है। खेत की तरफ देखते ही उसकी सारी खुशी दुख में बदल जाती है और वो वहीं एक बड़े पत्थर पर बैठकर सोचने लगता है। तभी उसका दोस्त नितिन कहता है, अरे कैसे हो राहुल? बड़े उदास लग रहे हो। क्यों, क्या बात है? अरे क्या बताऊं भाई, जिससे जिंदगी चल रही थी वह सब तो नष्ट हो गया। अब गुजारा कैसे करूंगा? अब तुम मुझे कुछ काम दिलवा सकते हो तो मेहरबानी होगी भाई। तुम चिंता मत करो, मेरे भाई की दुकान में एक देखरेख करने वाले की जरूरत है। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। नितिन अपने बड़े भाई के पास राहुल को ले जाता है। रास्ते में जाते जाते उनको नदी किनारे कुछ बच्चे दिखते हैं जो एक छोटे से कछुए को नदी से बाहर निकालकर उसे तंग करते हैं। तभी राहुल वहां जा उनको समझाता है, क्या कर रहे हो तुम सब? इस तरह किसी भी बेजुबान प्राणी को तंग करना बुरी बात है। राहुल की ये बात सुनकर सभी बच्चे बिना कुछ बोले चले जाते हैं और राहुल उस कछुए को नदी में छोड़ देता है। जैसे ही कछुआ नदी में जाता है वो महालक्ष्मी का रूप ले लेता है। ये सब देखकर राहुल और नितिन हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी देवी माँ कहती है, पुत्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिनों की तेज बारिश के चलते नदी का सारा पानी किनारों के बाहर जा पहुंचा, जिससे मैं भी बहाव के साथ यहाँ तक बह गई। आपने मेरी जान बचाई। मैं आप दोनों की एक एक इच्छा पूरी करूंगी। तभी नितिन चिल्लाया और अपनी इच्छा कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा खेत सोने का बन जाए। तथास्तु नितिन, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अरे राहुल, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों पड़ गए? तुम्हारी क्या इच्छा है, मांग लो। राहुल काफी सोच समझकर देवी से कहता है, माँ, मेरे खेत में अधिक पानी की वजह से साल भर की फसल बर्बाद हो गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत की फसलों में सोना उगे। तथास्तु, तुम दोनों की इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, पर तुम्हें कल का इंतजार करना होगा। सदा सुखी रहो। राहुल और नितिन अगली सुबह मिलकर सबसे पहले नितिन के खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा खेत सोने की तरह चमक रहा होता है।
जाने पर उन्हें मिट्टी भी सोने की दिखाई देती है। तभी नितिन मिट्टी को उगाने का प्रयास करता है, पर मिट्टी सोना बनकर कड़क हो जाती है। तो वो दोनों मिलकर फसल काटने का प्रयास करते हैं, पर फसल नहीं कटती और पूरी फसल कड़क हो जाती है और सारा खेत व्यर्थ हो जाता है। ये सब क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। ना तो ये सोना बेचा जा सकता है और ना खेत में फसल उगाई जा सकती है। चलो राहुल, तुम्हारी भी खेत का कहीं यही हाल ना हुआ हो। हाँ चलो देखते हैं। जब दोनों मिलकर राहुल के खेत में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि खेत पर हरे भरे पौधों पर सोने के अमरूद, सेब और सीताफल लटक रहे होते हैं। अब समझे उस दिन में इतना वक्त क्यों लग रहा था। हमेशा निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। नितिन अपनी गलती मान लेता है और आगे से सोच समझ कर निर्णय लेने का वादा करता है। वो राहुल के खेत में फसल उगाने में मदद करता है और दोनों मिलकर सोने के व्यापारी बन जाते हैं। माया के माता पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी का काम करते थे। एक बार नई बन रही बिल्डिंग की छत टूट जाने से दुर्घटना में उन दोनों की मौत हो गई। उसके चाचा शंकर ने जब ये खबर सुनी तो माया को अपने साथ ले आए, परंतु घर आने पर इस मनहूस को क्यों उठा लाए? अपने माता पिता को तो पहले ही खा गई, अब हमें भी खाएगी तो? कैसी बातें करती हो? इसमें इस मासूम का क्या दोष है? जैसे हम खाएंगे वैसे ही उसको भी 2 रोटी खिला देंगे। उस पर ये एक और मुसीबत उठा लाए। जा बेटी, अपना सामान कामिनी के पलंग के नीचे रख दे। बापू, मेरे पलंग के नीचे कितना सारा सामान पड़ा है, ये कहाँ रखेगी अपना सामान? कामिनी, अपनी माँ की बोली मत बोलो। अब से माया इसी घर में रहेगी। इस घर में मैं कमा कर लाता हूँ, मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा। आओ माया, अपना सामान रख दो। दोनों माँ बेटी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। हे ईश्वर, मेरे माता पिता के साथ मुझे भी क्यों नहीं उठा लिया? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माया 16 साल की खूबसूरत लड़की थी, 11वीं की परीक्षा दे चुकी थी। इतना तो समझ में आ ही गया था कि चाचा के सिवाय और कोई अपना नहीं था। उसने अपना सामान ले जाकर कामिनी के पलंग के नीचे रख दिया और हाथ मुंह धोकर रसोई में चली गई। चाची, कुछ करना है तो बता दो। रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। अरे उसे कुछ खाने पीने को तो दो। शोभा ने भुनभुनाते हुए उसके सामने थाली रख दिया। माया सुबह से भूखी थी, पर उसे अपमान के मारे कुछ भी खाया नहीं गया। वो कामिनी के कमरे में जाकर जमीन पर ही अपना चादर बिछाकर सो गई। 1 घंटे बाद, ओ महारानी, उठकर घर के सारे बर्तन धो डालो और शाम के लिए खाना बना लो। चाची, क्या बनाना है? सब्जी रोटी ही बनेगी, और क्या बनेगा? माया ने खाना बना लिया था। चाची और कामिनी ने कोई काम नहीं किया। उसको आए 6 महीने बीत गए। सारे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। कभी कभी शंकर माया को काम करते देखता तो, तुम दोनों भी कुछ काम कर लिया करो। देखो कामिनी कितनी मोटी हो रही है बैठे बैठे। तुम अपनी बेटी को ही कोसते रहो, मैं तो सारे काम करती हूँ। तुम्हारी लाडली माया तो अभी अभी सोकर उठी है। माया सब सुनती पर कुछ न बोल पाती। एक दिन चाची ने उसे पानी मांगा। लाने में थोड़ी देर हो गई तो उसने चूल्हे की जलती लकड़ी से उसके पैरों में मार दिया। माया बिलबिला उठी। शाम को जब शंकर आया तो, चाचा, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। बेटी, मैं किस मुंह से तुम्हें रोकूं? तुम्हारा गांव जाना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। कल सुबह तुम्हें ले चलूंगा। माया सारी रात दर्द के मारे सो नहीं सकी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो अपना सामान लेकर चाचा के पास आ गई। चाचा जी, मैं तैयार हूँ, चलिए। तब तक, कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा चाचा, इसको बुखार है। शंकर चुपचाप माया की ओर देखता रहा। ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। वो जैसे ही बाहर निकलने वाली थी कि, माँ, इसका सामान देखो, कहीं कुछ चुरा कर तो नहीं ले जा रही है। दोनों माँ बेटी सोच रही थी कि अब घर का सारा काम कौन करेगा, इसलिए तरह तरह की बाधा डाल रही थी। उसके सामान को हाथ लगा कर तो देखो, टांगे तोड़ दूंगा। वो बेचारी
तुम लोगों की कोई शिकायत नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। जा बेटी, जा। माया ने अपना सामान उठाया। चाचा ने उसे 20 रुपए किराए के लिए दे दिए। वो अपने गांव की बस में आकर बैठ गई। अपने माता पिता की याद में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो घर आई, ताला खोला और अंदर आ गई। पहले उसने घर की सफाई की, फिर नहा धोकर अपने लिए कुछ खाने को बनाया। माता पिता थे तो कभी सोचा ही नहीं कि ऐसी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। अब मुझे अकेले ही अपने आप को संभालना पड़ेगा। वो आराम करके उठी तभी पड़ोस वाली, बिटिया ताला बंद करके कहीं चली गई थी? तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी। माया ने खोलकर देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि उसके माता पिता जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत काम करते थे वहाँ से मुआवजे के रुपए में 20-20 हजार यानी 40,000 रुपए मिलेंगे। ओहो, मुझे तो कल ही शहर जाना होगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। उसने अपनी माँ का संदूक खोला तो उसमें एक छोटा सा पर्स रखा था जिसमें कुछ रुपए पड़े थे। कितनी मुश्किल से माँ ने ये पैसे इकट्ठे किए होंगे। आज वो मेरे काम आ रहे हैं। जैसे भी हो मुझे वहाँ जाना ही होगा। उसने पर्स से सारे पैसे निकाल लिए और दूसरे दिन शहर चली गई। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से मिलने के लिए उसे 6 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ा, लेकिन अंत में उसने उसे 20-20 हजार के 2 चेक दे दिए। माया, तुम पढ़ी लिखी हो, चाहो तो हमारी कंपनी में क्लर्क का काम शुरू कर सकती हो। नहीं सर, मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ। माया घर चली आई। पैसों के बारे में उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने माँ का संदूक खोला कि बचे हुए पैसे उसमें रख दे, पर उसकी आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि माँ का पर्स तो फिर से भर गया था। वो दिन भर की थकी थी, इसलिए उसने ज्यादा माथापच्ची नहीं की। बचे हुए पैसे पर्स में रख दिए, अपने लिए कुछ खाने को बनाया और खा पीकर सो गई। रात में उसके सपने में उसकी माँ आई। माया, मेरे पर्स में रखे हुए पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। जो चेक तुझे मिला है वो बैंक में जमा कर दे। जब तू बहुत छोटी थी तब से मैंने ये सारे पैसे तेरे लिए इकट्ठा किए हैं। माँ, तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हारे बिना ये पैसे मेरे किस काम के नहीं है। तभी उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। मुझे बैंक में अकाउंट भी खोलना होगा। दूसरे दिन उसने गांव के बैंक में अकाउंट खोल दिया और उसमें चेक जमा कर दिया। उसका काम माँ के पर्स में पड़े पैसों से चल जाता था। अब मुझे अपना स्कूल शुरू कर देना चाहिए। यही सोचकर वो दूसरे दिन स्कूल पहुँच गई। उसकी प्रिंसिपल ने उसे देखते ही, माया, बोर्ड की परीक्षा में सिर्फ 3 महीने बाकी है। ऐसे में तुम अपनी पढ़ाई कैसे पूरी कर सकती हो? मैडम, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसको खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। मैं परीक्षा पास करके दिखाऊंगी। प्रिंसिपल ने उसको स्कूल लाने की परमिशन दे दी। दूसरे दिन उसने अपनी माँ का पर्स खोलकर पैसे निकाल लिए और अपनी किताबें खरीद ली। उसका जीवन बड़े आराम से कट रहा था। उसने जब परीक्षा दी तो अपने स्कूल में उसने टॉप किया। माया, हमें तुम पर गर्व है। स्कूल की तरफ से तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी ताकि तुम आगे की पढ़ाई कर सको। मैडम, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। शहर जाकर यूनिवर्सिटी के डीन से मिल लो और उन्हें ये चिट्ठी दिखा देना। तुम्हारे लिए हॉस्टल का भी इंतजाम हो जाएगा। माया का एडमिशन हो गया। वो माँ का पर्स ले जाना नहीं भूली थी। वो ग्रेजुएशन करके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बैठी और ऑफिसर भी बन गई। उसकी पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहाँ उसके चाचा का घर था। एक दिन उसने देखा कि चाची अपने बच्चों के साथ उसके घर आई। आते ही, बिटिया, तुम तो हमें भूल ही गई। हमारी भी खोज खबर ले लेती। हमारी बिटिया इतनी बड़ी अफसर है और हम झोपड़ी में रहते हैं। चाची, मैं तो आपके पास आने ही वाली थी। अब से आप लोग हमारे पास ही रहेंगी। कल ही मैं ड्राइवर को भेजकर आप लोगों का सामान मंगवा लूंगी। पर चाचा कहाँ है? तुम्हारे चले जाने के बाद वो हमें इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। चाची, आपने खबर भी नहीं की। माया ने सबको अपने घर में शरण दे दी। चाची, कामिनी और उनका बेटा सब एक साथ रहने लगे। माया ने न सिर्फ कामिनी और मुन्ना की शादी का सारा खर्च उठाया, बल्कि उनकी शादी के बाद
चाची को भी अपने पास ही रखा। कभी कभी तुम्हारे जैसे हीरे की हमने कदर नहीं समझी, इसलिए ही तुम्हारे चाचा हमें छोड़कर चले गए। सही कहा है आपने, कर्मों की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। बिटिया, अब तुम भी शादी कर लो। चाची, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे बच्चे खिलाऊंगी। माया मुस्कुराकर चाची के गले लग गई। माँ, अगर तुम्हारा जादुई पर्स ना मिलता तो मैं भी किसी बिल्डिंग में तुम्हारी तरह मजदूरी करते करते मर जाती।